अच्छा, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी जातिवाचक, जिसको कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरी है भाववाचक, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, संज्ञा की देखिए प्राचीन समय में उनको 5 तरह की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और उस समूहवाचक को अलग से देखा गया, ध्रुववाचक को अलग। अब चूंकि आधुनिक मान्यता में ऐसा हुआ कि जब उस जातिवाचक को विशेष तौर पे अगर पूरा परीक्षण किया गया तो उसमें कहते हैं समूह उसी में आ गए, ध्रुव उसी में आ गए, क्योंकि ध्रुव भी एक समूह होते हैं, एक जाति होती है, समूह इसीलिए अलग से नहीं किया गया। हालांकि मैंने इनको अलग से भी बताया है, पर देखिए 3 ही है। अगर वैज्ञानिक ढंग से अगर उसका अध्ययन किया जाता है 3 तरह की संज्ञाएं आती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब हम देख लेते हैं इसको, व्यक्तिवाचक को। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही पदार्थ के नाम का बोध हो, या ऐसे नाम का जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम है, राम एक व्यक्ति है, बोध करा रहा है उसका बोध। और दिल्ली एक स्थान है, कार एक वस्तु है, आदि। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति शब्द का व्यापक अर्थ में यहाँ एक व्यक्ति, एक राम से ही मतलब नहीं, इसमें सब कुछ आ गए। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि प्राणी में मैंने सब कुछ ले लिया था। कई लोग बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं कि जब संज्ञा का अर्थ बताते हैं कि तो उसमें व्यक्ति जब आता है तो उसको व्यक्ति को संकुचित अर्थ में लिया जाता है, सिर्फ एक मनुष्यों के लिए ही लिया जाता है। नहीं, वो सब के लिए आ गया व्यक्ति व्यापक अर्थ में एक विशेष प्राणी। हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। राम बाहर खेल रहा है, विकास क्रिकेट खेलता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, गीता एक महान ग्रंथ है, सलमान खान महान कलाकार है। देखिए इनको समझते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में राम, विकास, दिल्ली, गीता व सलमान खान आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। हमें विशेष मतलब व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। और जो गीता भी एक विशेष वस्तु का बोध कराती है, दिल्ली भी एक स्थान का कराते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक में सब कुछ आ गए। और मैं ये वाचक का भी अर्थ बता देता हूँ। जैसे हम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, इसलिए व्यक्तिवाचक व्यक्ति की वाचना करने वाला, यानी व्यक्ति के बारे में बताने वाला। तो जो हमें ये बताया जाता है व्यक्तिवाचक है ये शब्द। एक और उदाहरण से हम समझते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैंने आज एक हिंदी की किताब खरीदी है। अब ये देखिए हिंदी क्या है, ये जो मैंने बोल्ड कर रखा है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है हिंदी। आज मैं अभी अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हिंदी, अंग्रेजी आदि दुनिया में बोली जाने वाली सारी भाषाओं का बोध न कराकर विशेष भाषा का बोध करा रही है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। व्यक्तिवाचक का नाम अब हम देख लेते हैं। जो पहले परिभाषा दी थी व्यक्तियों का नाम, उसमें क्या क्या आ गया, रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि इन व्यक्तियों के नाम आ गए। वस्तुओं के नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम आ गया ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भी उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमरीकी, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये व्यक्तिवाचक है। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सभी व्यक्ति। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम जो दर्रा है वो पर्वत है एक, तो ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। नगरों
चौकों सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरीशन रोड, अशोका मार्ग, ये सारे व्यक्तिवाचक। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम रामचरित्र मानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यव्रत। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों और महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सभी व्यक्तिवाचक है। त्योहारों उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए होता है, तब उस संज्ञा शब्द का जातिवाचक में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेना जरूरी है। ऐसी भाषा है जो प्रयोग के आधार पर विभाजन करती है हर चीज़ का। प्रयोग में अगर वो व्यक्तिवाचक है तो वो व्यक्तिवाचक ही रहेगी। अगर प्रयोग में यानी भाव यानी वाक्यों में इस तरह प्रयोग हुआ है कि वो जातिवाचक के लिए बोध कराता है तो वो जातिवाचक का बोध होता है, चाहे ना व्यक्तिवाचक ही क्यों ना हो। देखिए अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए संजय नारद है, इसमें देखिए संजय भी अगर अलग से हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संजय किसी व्यक्ति का नाम है। नारद भी एक अगर ऋषि का नाम है नारद तो ये व्यक्तिवाचक है, पर चूंकि यहाँ ऋषि का नाम है नहीं है, यहाँ कहा गया संजय नारद है। संजय तो व्यक्तिवाचक है इसमें, पर जो नारद शब्द आया है उसमें संजय के लिए कहा गया है कि एक नारद है। ऐसे व्यक्तियों की जाति जो एक अपनी बातें इधर उधर करते हैं, उन लोगों की जाति को नारद कहा गया है। तो जो इधर का भेद उधर बताते हैं उन लोगों को नारद कहा जाता है। इसीलिए यहाँ संजय तो व्यक्तिवाचक, पर जो नारद शब्द आया अगर ऋषि के लिए होता तो ये व्यक्तिवाचक होता, पर चूंकि ऋषि के लिए नहीं हुआ, एक जाति के लिए, ग्रुप, ऐसा समूह के लिए हो रहा है कि वो बातें इधर उधर करता है, इसीलिए संजय नारद है। ये यहाँ प्रयोग से हो रहा है तो नारद जातिवाचक हो गया है यहाँ नारद शब्द। ये दूसरा देखिए हरि गिरगिट है, उसी तरह का है कि हरि व्यक्तिवाचक है, पर जो गिरगिट है वो भी व्यक्तिवाचक है, पर चूंकि यहाँ हरि गिरगिट है तो गिरगिटों की एक जाति हो गई जो रंग बदलते हैं तुरंत। प्रिया मंत्रा है, प्रिया मंत्रा बोला गया है तो मंत्रा एक जाति हो गई यहाँ कि ऐसी औरतों का एक ऐसा समूह जो गुप्त बातें, भड़काने वाली बातें करती है उनकी। आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद है। यहाँ जो सीता और सावित्री मौजूद है ये ऐसी औरतों के समूह को इंगित कर रही है। हालांकि ये व्यक्तिवाचक है पर अब जातिवाचक में परिवर्तित है, क्योंकि भाव जातिवाचक की तरह हो रहा वाक्यों में प्रयोग। सुनील तो आज का विभीषण है, ये भी वही हो गया। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें मूलतः जातिवाचक संज्ञा पाई जाती है। देखिए अब उल्टा है, इसमें शब्द तो बिल्कुल जातिवाचक है किंतु वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर वह किसी एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लगते हैं तो वहाँ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक। ये बस मेन पॉइंट ध्यान रखना है आपको। देखिए पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इसमें पंडित जी, ये जो पंडित शब्द आ रहा है ये एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, क्योंकि वाक्यों में प्रयोग हम सब ये इससे यही हमें इंगित हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। चूँकि पंडित जो जाति है उसके लिए नहीं हो रही है, ये पंडित अगर जाति होती तो ये जातिवाचक है सब तो, पर चूँकि ये जवाहरलाल नेहरू जी के लिए हो रही है तो प्रथम प्रधानमंत्री हैं तो ये इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। देखिए दूसरा और देखते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब सीधा नेताजी, नेताजी जो लोगों की जाति होती है नेताओं की, वो नेताजी कहलाते हैं, वहाँ वो जातिवाचक है, सब तो बिल्कुल जातिवाचक है, पर चूँकि इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक की तरह हुआ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है तो ये व्यक्तिवाचक होगा। यही हिंदी भाषा की विशेषता है महत्वपूर्ण। सरदार ने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सरदार पटेल जी के बारे में है तो ये भी व्यक्तिवाचक होगा।